हेलो स्टूडेंट। आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बेसिक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स की एक टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट होता क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या है। कोई भी ऐसा फोर्स कोई भी ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो। जैसे सपोज अगर कोई फोर्स है जिसके थ्रू एक पार्टिकल एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा हो और पाथ के हर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो, तो ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ए फोर्स हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो उसको सेंट्रल फोर्स कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपने फिजिक्स की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि सपोज आप क्या करें कि कोई रस्सी हो और उससे एक पत्थर को बांधकर आप सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कराइए। एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कराइए तो आप ये जानते हैं कि आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा उस सर्कल के सेंटर पे होगी। तो ये आपका सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट के अलोंग हो। फिर हम लोग आते हैं सेंट्रल ऑर्बिट पे। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जब सेंट्रल फोर्स के थ्रू मोशन करता है तो वह जिस कर्व के अलोंग मूव करता है उसी कर्व को बोला जाता है सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल ऑर्बिट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे जिसमें हम लोग ये निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। यानी अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के थ्रू किसी कर्व पे मोशन कर रहा है तो उस कर्व का यानी जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि एक कर्व है और ओ एक्स ये इनिशियल लाइन है। क्योंकि जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने वाले हैं ये सबसे पहले पोलर फॉर्म में निकालेंगे। तो पोलर फॉर्म में आप जानते हैं कि एक इनिशियल लाइन होती है और एक कर्व है। सपोज कर्व के किसी पॉइंट पी पर जिसका कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा है, आप ओ से पी को ज्वाइन करिए। ओ से पी को ज्वाइन करिए और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो फोर्स है हम लोग यहाँ फोर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। तो फोर्स की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, ओ की तरफ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये कर्व है, सपोज कर्व का इक्वेशन है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा पोलर फॉर्म में। इस कर्व का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें। ये वाला हिस्सा मैं मिटा ले रहा हूं। तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, तब जाके हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट let us suppose that a particle moves let us suppose that a particle moves along a curve r is equal to f of theta under a central force whose direction is along
इसकी डायरेक्शन ओ के अलोंग है। तो देखिए हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो एक कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के अलोंग मूव कर रहा है, और पार्टिकल एक सेंट्रल फोर्स के थ्रू मूव कर रहा है। तो और सेंट्रल फोर्स P है और उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, O के अलोंग है। तो हम लोग ये निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रेडियल एक्सीलरेशन। अच्छा, रेडियल एक्सीलरेशन होता क्या है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये होता है रेडियल एक्सीलरेशन। इसका फार्मूला हम लोगों ने लिखा है। अच्छा, रेडियल एक्सीलरेशन r डबल डॉट का मतलब होता है आप r का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार माइनस r और d थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये रेडियल एक्सीलरेशन है। अच्छा, रेडियल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वह रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है। तो ये जो रेडियल एक्सीलरेशन हम लोग निकाल रहे थे, ये किसकी तरफ होगा, ये डायरेक्शन इसकी, ये O से P की तरफ है। और देखिए फोर्स की डायरेक्शन P से O की तरफ है। तो जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन जो होगा उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, P से O की तरफ होगी। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे इसमें करेक्शन कर ले रहे हैं कि जो P है यहाँ पर, P सिंबल, P यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन को हम लोग P सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। देखिए फोर्स की डायरेक्शन P O की तरफ है, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो अगर सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन P O की तरफ है तो जो एक्सीलरेशन होगा उसकी भी डायरेक्शन P O की तरफ होगा। हम लोग उस एक्सीलरेशन को P से डिनोट किए हैं। तो अब देखिए रेडियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन किधर होगी, OP के अलोंग होगी। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं अलोंग OP। जो ये आंसर निकाला गया है रेडियल एक्सीलरेशन, ये किसके अलोंग है, OP के अलोंग है। और जो P की डायरेक्शन है वह PO के अलोंग है। देन क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर और डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। ये माइनस पी के इक्वल होगा। इसको हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं। और एक बार फिर से ये पूरी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो किसी सेंट्रल फोर्स के थ्रू एक कर्व पे मूव कर रहा है। कर्व का इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। फिर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जैसे अगर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अलोंग मूव कर रहा होगा, सेंट्रल फोर्स के थ्रू मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन पी ओ के अलोंग है, तो सेंट्रल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो वो भी किधर है, पी ओ के अलोंग है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग मान के चल रहे हैं पी। अच्छा, जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव करता है तो उस पार्टिकल के एक्सीलरेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है रेडियल एक्सीलरेशन और एक होता है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो ये तो रेडियल एक्सीलरेशन हो गया। ये डायरेक्शन किधर है, ओपी की तरफ है, और पी की डायरेक्शन किधर है, पी ओ की तरफ है। तो ये दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। एक चीज और हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। देखिए ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो हम लोगों को ये मालूम है कि इस पूरे सिस्टम के पास एक ही एक्सीलरेशन है जिसकी डायरेक्शन पी ओ की तरफ है, वो रेडियस वेक्टर के अलोंग है। तो यानी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है क्या है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा 0 के इक्वल है। 1/r को आप इधर शिफ्ट करेगा, ये भी आंसर 0 आ जाएगा। तो d अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर स्क्वायर थीटा डॉट कांस्टेंट के इक्वल होगा। हम लोग क्या करें,
इस कांस्टेंट को सपोज कर लें h, तो हम लोग को ये मिल गया आर स्क्वायर थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। अच्छा देखिए, हम लोग इसका तो यूज कर लिए इक्वेशन 2 का, अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट का यूज नहीं किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी तरह से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखेंगे, तो अपने आप आपको सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इस वाले हिस्से को मिटाकर इस चीज को आगे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोगों ने एच सपोज कर लिया। एक नोटेशन हम लोग और लिखते हैं, लेट 1 अपान आर को डिनोट करें यू से। आपने कैलकुलस में बेसिक में ये सब चीज़ें पढ़ा है कि 1 अपान आर को यू भी लिखा जाता है। तो 1 अपान आर को हम लोग यू लिख दिए, तो यहाँ से हम लोग को ये मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर निकाली डी थीटा अपॉन डी टी का, तो एच अपान आर स्क्वायर आएगा, एच अपान आर स्क्वायर। देखिए 1 अपान आर किसके इक्वल है, यू के इक्वल, तो 1 अपान आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर के, तो ये मिल जाएगा एच यू का स्क्वायर। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन 3। देखिए हम लोग वैल्यू इसमें रखेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये हम लोग को मालूम हो चुका है, डी थीटा अपॉन डी टी मालूम है, यहाँ रखेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इस वाले हिस्से की, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्सो। यही लाइन जो यहाँ पे लिखा गया था, आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, तो आर आपका हो जाएगा 1 अपान यू। अच्छा, अगर आर 1 अपान यू के इक्वल है तो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे डी आर अपान डी टी। तो डी आर अपान डी टी का मतलब ये हुआ कि आप पूरे को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 अपान यू का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 अपान यू स्क्वायर इंटू फिर यू का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो डी यू अपान डी टी, डी यू अपान डी टी मिल गया। अच्छा, इसमें हम लोग एक करेक्शन और कर लेते हैं। देखिए -1 अपान यू स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है डी यू अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। अब आप क्या करिएगा, जो ये डी थीटा अपॉन डी टी लिखा गया है, आप इसके जगह पर इक्वेशन 3 से एच यू स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस करिए, तो ये आपका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपान यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा इंटू, अब डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एच यू स्क्वायर। इक्वेशन 3 का यूज करके यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से हम लोग ये करेंगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा और आपका आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एच को पहले लिख लीजिए और डी यू अपॉन डी थीटा। यहाँ तक हो गया। अभी देखिए आपको क्या चाहिए था, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका एक बार और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए, तो अगेन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से मालूम है कि एच कांस्टेंट है, अगर एच कांस्टेंट है तो एच पहले हो जाएगा माइनस एच। अच्छा, यहाँ देखिए डी यू अपॉन डी थीटा लिखा गया, यानी यू का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में है और आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो इस चीज़ को आप ये लिखेंगे, पहले इसका एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर होगा, फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करिएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा अपॉन डी टी। फिर हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पर एच यू स्क्वायर इक्वेशन 3 से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी टी जो ये लिखा गया था, इसके जगह पे लिखेंगे एच यू स्क्वायर,
तो आगे ये बन जाएगा एच यू स्क्वायर। फिर हम देखिए ये पार्ट यहाँ तक हो गया है, इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा के एक बार फिर मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो हम लोग इस वाले हिस्से को मिटा ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट का भी हम लोग को यूज करना रहेगा, तो उसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ। देखिए इसके आगे समझिए आप, जब हम लोग यहाँ तक निकाल लेंगे, इसको एक स्टेप आगे और बढ़ा दें। डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा का स्क्वायर। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 4। अब आपको करना ये है कि आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करिए। तो हम लोग ये लिखेंगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस, अच्छा आर की जगह पे लिखेंगे 1 अपान यू। आर की जगह पे यहाँ देख लीजिए आर 1 अपान यू के इक्वल है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर और यू की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस पी। अच्छा यू की एक पावर और यहाँ पे 4 पावर कैंसिल करेंगे तो 3 पावर बचेगा। बाकी देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है और माइनस इधर भी है, तो आप माइनस कॉमन लेके सबको कैंसिल करिए। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू की पावर 3 इज इक्वल टू पी। एक काम हम लोग और करते हैं कि एच स्क्वायर यू स्क्वायर से पूरे डिफरेंट इस इक्वेशन को एच स्क्वायर यू स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा का स्क्वायर प्लस, देखिए जब इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आपका एच स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल होगा और u की पावर 1 बचेगी, यानी u इज इक्वल टू पी अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब ये जो लाइन बॉक्स में मैंने लिखा है, देखिए बॉक्स में जो लिखा गया वह अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेंट्रल ऑर्बिट का। तो देखिए जो सेंट्रल ऑर्बिट टॉपिक है, हम लोग इस टॉपिक में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है पहले आप इसको नोट करिए और समझिए, फिर हम लोग बहुत जल्द ही अगले क्लास में मिलते हैं। तो इसके आगे जैसे मैंने अभी ये निकाला है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में, आगे मैं आपको निकालूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन पेडल कोऑर्डिनेट में। तो आपका काम ये है कि आप पेडल कोऑर्डिनेट के बारे में पहले पढ़ के तैयार रहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो पेडल कोऑर्डिनेट में आपको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर बताऊंगा। थैंक यू।